आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, साथ ही आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है वो कैसे करनी है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में SSO ID को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने SSO ID को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, ये सबसे पहले ये जो क्विक सर्च है, यहाँ देख सकते हैं क्विक सर्च, इसमें आपको टाइप करना होगा YOYUVA युवा। जैसे आप YOUVA टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो आइकॉन है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसी आइकॉन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आइकॉन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड है, जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड में आप देख सकते हैं नया आवेदन, यहाँ पर प्लस का जो निशान है नया आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नए आवेदन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का जो आवेदन पत्र है वो ओपन हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो टोटल स्टेप रहेंगे वो टोटल 7 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा सामान्य विवरण, दूसरा स्टेप रहेगा आवेदक का विवरण, तीसरा स्टेप रहेगा आवेदक का पूर्ण पता, चौथा स्टेप रहेगा प्रस्तावित कार्यस्थल का पूर्ण पता, 5वां स्टेप रहेगा प्रस्तावित परियोजना का विवरण, 6वां स्टेप रहेगा प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण और जो 7वां स्टेप रहेगा दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा। ये टोटल 7 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है सामान्य विवरण, जिसमें सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र, जहां आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला उद्योग केंद्र है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आपका सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आवेदक का प्रकार, यहाँ पर आवेदक का प्रकार आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पार्टनरशिप के रूप में आप जो भी आपका व्यापार है या सेवा से संबंधित है, यदि आप पार्टनरशिप के रूप में आप अपना जो भी व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आप खुद स्वयं एक ही व्यक्तिगत आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, पर्सनल व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन व्यक्तिगत, ठीक है। यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप पार्टनरशिप के रूप में अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सेकंड वाला, यदि आप पर्सनल शुरू करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन से व्यक्तिगत सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रस्तावित व्यवसायिक गतिविधि का विवरण, यहाँ पर आप अपना जो व्यवसाय है यानी कि आप अपना उद्योग है वो सेवा से संबंधित है या विनिर्माण से संबंधित है या व्यापार से संबंधित है। सेवा से संबंधित है तो सेवा को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि आप अपना जो व्यवसाय है, जो उद्योग है वो व्यवसाय के रूप में है या व्यापार के रूप में है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा सेवा से संबंधित है तो मैं सेवा सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। उसके बाद उद्यम का प्रकार, नवीन उद्यम या विस्तार, क्या आप अपना जो व्यवसाय है वो नया शुरू करना चाहते हैं या पहले से है और उसमें आप विस्तार करना चाहते हैं। विस्तार करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन, और नया ओपन करना चाहते हैं तो नवीन, ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद उद्यम की श्रेणी, यहाँ पर उद्यम की श्रेणी जैसे कि आपने सेवा से संबंधित सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो भी आप अपनी सेवा से संबंधित जो भी आपकी उद्यम की श्रेणी है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मेरा कंप्यूटर आधारित सेवा है तो कंप्यूटर आधारित या शिक्षा एवं रोजगार संबंधित सेवाएं तो शिक्षा एवं रोजगार संबंधी सेवाएं, ठीक है। उसके बाद उद्यम की उप श्रेणी, जो भी आपकी उप श्रेणी है उसकी, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, ई मित्र हो गया या फोटोकॉपी का सेंटर आप खोलना चाहते हैं या कोचिंग संस्थान खोलना चाहते हैं या शिक्षण से संबंधित, तकनीकी शिक्षण से संबंधित, प्रोफेशनल संस्थान से संबंधित, जो भी आप अपना जो उप श्रेणी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे ई मित्र के लिए जरूरत है तो ई मित्र के लिए आप उप श्रेणी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उद्यम की प्रगति, आपका वास्तविक कार्य क्या है, तो ई मित्र वर्क, ई मित्र का वर्क, ठीक है। उसके बाद में जो भी वर्क है, वास्तविक जो काम है, अपना जो भी
आपने व्यवसाय सेलेक्ट किया, उसका जो वास्तविक कार्य है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में संभावित रोजगार संख्या, क्या आप अपने जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसमें कितने लोगों को व्यवसाय संभावित रोजगार मिल सकता है। एक केवल अभी फिलहाल आप एक ही है तो एक ही एक ही फिलअप कर लीजिए। यदि आप अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं और आपके इस रोजगार से, इस व्यवसाय से 2 लोगों को व्यवसाय मिलेगा तो 2, जितना भी है आपकी जो भी संभावित रोजगार संख्या है, केवल आप एक ही है तो एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पैन नंबर फिलअप कर लीजिए है तो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आगे जाए, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप, आवेदक का विवरण का जो दूसरा स्टेप है वो ओपन हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संस्थान का नाम फिलअप कर लीजिए, आपके जो भी व्यवसाय का नाम है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो राइट का निशान है यहाँ पर क्लिक करके आप जिस आवेदनकर्ता के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करके, यानी कि जो भी आवेदन करता है उसे सेलेक्ट करके उसके जन आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेजेंगे। उस ओटीपी को फिलअप करके आप उस कैंडिडेट को वेरीफाई करना है, यानी कि आवेदनकर्ता को वेरीफाई करना है। उसके बाद में जैसे आप ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, जिसमें आवेदक का नाम अंग्रेजी में आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आवेदक का लिंग आ जाएगा, क्या आवेदक अल्पसंख्यक है वो आ जाएगा, यानी कि जो जन आधार कार्ड से जो डाटा है वो यहाँ पर कैप्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या आवेदक दिव्यांग है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में धर्म, जो भी धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। धर्म सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है 8वीं से 12वीं तक, ITI से और उससे अधिक या स्नातक या और उससे अधिक जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, विवरण सेव करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप विवरण सेव करें पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाता है। जैसे ही आपका डाटा सेव हो जाएगा है तो आवेदन अस्थायी रूप से सेव हो गया है, आपका अस्थायी जो संदर्भ रेफरेंस नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिसे आप या तो फोटो खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो तीसरा स्टेप है आवेदक का पूर्ण पता, यहाँ पर आवेदक का पूर्ण पता। तो सबसे पहले आवेदक का वर्तमान पता, जिला सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद में शहरी क्षेत्र से है या आप ग्रामीण क्षेत्र से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लॉक, यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लीजिए, ग्राम को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि ग्राम, यदि जो भी आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका गांव आ जाएगा। उसके बाद गांव को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका डाक का पता, जो भी पता है उसे यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। पिन कोड फिलअप यदि है तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है तो आप फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, लोकसभा क्षेत्र, जो भी आपका लोकसभा क्षेत्र है, जालोर है या जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये लोकसभा और विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते, ठीक है, पिनवाड़ा आबू। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यदि स्थायी पता व वर्तमान पता के समान है, यह स्थायी पता है वो वर्तमान पता के समान है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे आप राइट क्लिक कर लेंगे तो आपका जो भी डाटा है, जो भी आपका वर्तमान पता का जो डाटा है वो स्थायी पता में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विवरण सेव करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप विवरण सेव पर क्लिक कर लेंगे, आपका जो चौथा स्टेप है प्रस्तावित कार्यस्थल का पूर्ण पता, यहाँ पर प्रस्तावित कार्यस्थल का पूर्ण पता आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपको जो भी आपका व्यवसाय है वो किस स्थान पर आप ओपन करना चाहते हैं उससे संबंधित आपको डाटा यहाँ पर शेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कार्यस्थल का पता वर्तमान पता के समान है, आपका जो वर्तमान पता है वहीं पर आप अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट क्लिक कर लेंगे तो आपका जो भी डाटा है वर्तमान पता का, स्थायी पता का, वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, ठीक है। यदि आप
वर्तमान पता के अलावा किसी अन्य स्थान पर आप अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना डाटा फिलअप करना जरूरी है, मैन्युअली फिलअप करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जिस जिले में आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। व्यवसाय जिला सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद में तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। शहरी क्षेत्र में है धंधा शुरू करना चाहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए, गांव फिलअप कर लीजिए, जिस गांव में आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो फिलअप कर लीजिए। डाक का पता, आपका जो भी व्यवसाय का पता है उसे फिलअप कर लीजिए। पिन कोड फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस जो भी है उसे फिलअप कर लीजिए। लोकसभा क्षेत्र है जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। विधानसभा क्षेत्र है जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये डाटा फिलअप करने के बाद विवरण सेव करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने 500 जो स्टेप है प्रस्तावित परियोजना का विवरण, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी प्रस्तावित परियोजना का विवरण है वो यहाँ पर आपको शो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावित ऋण राशि संक्षिप्त विवरण, पूंजीगत ऋण और कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूंजीगत ऋण ऐसी ऋण होती है जो आपको स्थायी मशीनरी खरीदने में आपको पूंजी चुकानी होती है। ठीक है, यानी कि आपको पूंजीगत ऋण ऐसी ऋण जो मशीनरी खरीदने के लिए आपको लेनी है। ठीक है, और दूसरा जो ऋण है कार्यशील पूंजी, यह एक ऐसी ऋण है जो आपको कार्य को यानी कि चलाने के लिए आपका जो वर्किंग जो पूंजी लगती है, जो आपको धंधे के लिए चलाने के लिए जो पूंजी लगती है वो पूंजी। ठीक है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी मशीनरी खरीदने के लिए पूंजीगत ऋण की आवश्यकता होती है और कार्य को उसको चलाने के लिए जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है वो कार्यशील पूंजी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। जैसे कि मशीनरी खरीदने में मुझे 1 लाख रुपए लगेगा और उसको चलाने के लिए दैनिक कार्य के लिए मुझे 50,000 अलग की जरूरत होगी। तो यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 50 लाख, ठीक है, 50,000 सॉरी, ठीक है। उसके बाद में टोटल कितना हो गया, 1 लाख और 50,000 1.5 लाख, कुल ऋण की राशि कितनी होगी 1.5 लाख। जितनी भी है आपकी पूंजीगत ऋण वो आप अपने हिसाब से अपने मशीनरी के हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर स्थायी विनियोजन, यहाँ पर आपका जो स्थायी विनियोजन है एवं कार्यशील पूंजी आपके कार्य की कुल संभावित लागत, यहाँ पर परियोजना लागत राशि और ऋण राशि। यहाँ पर सबसे पहले स्थायी विनियोजन वह लागत जो स्थायी संपत्ति अर्जित करने हेतु आवश्यक है, यानी कि स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए आपको जरूरत है। तो सबसे पहले भूमि के लिए कितनी जरूरत है, भवन के लिए कितनी जरूरत है, जो आपकी ऋण राशि है, परियोजना की जो लागत है यानी कि खरीदने में या भूमि जो भी लागत राशि है वो यहाँ पर भूमि खरीदने में या भूमि के लिए जो भी आपकी राशि ऋण राशि है वो कितनी लगेगी, लागत राशि कितनी लगेगी और ऋण कितनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह भवन के लिए आपको भवन की लागत कितनी होगी और ऋण जो लोन है वो कितनी लेनी है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में कुल आ जाएगा। उसके बाद में मशीनरी एवं उपकरण, मशीनरी को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे आपकी जरूरत है और आपको ऋण कितनी लेनी है वो यहाँ पर, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण सी बात है कि यहाँ पर मशीनरी एवं उपकरण की लागत कितनी है और लोन कितनी लेनी है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। लागत यहाँ पर बतानी है और लोन कितनी लेनी है वो यहाँ पर बतानी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण शब्दों में अन्य स्थायी परिसंपत्तियां जो परियोजना में सहायक हो, यदि है तो आपको फिलअप करना है, नहीं तो नो 0 सेलेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद में कार्यशील पूंजी वह लागत जो व्यवसाय के दैनिक संचालन हेतु आवश्यक है, यानी कि आपको दैनिक कार्य के लिए संचालन के लिए आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। आपको दैनिक कार्य जैसे कि ई-मित्र चलाने के लिए कुछ 10,000 20,000 की जरूरत होती है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है और आपको लोन कितनी लेनी है कार्यशील पूंजी के लिए वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, ठीक है। कुल मिलाकर की जो भी आपकी ऋण होगी वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में स्वयं का अंशदान, आप अपने जो पूंजी का भाग है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है, ठीक है। वेंचर कैपिटल अन्य स्रोत, यदि अन्य कोई है स्रोत है तो यहाँ पर फिलअप कर लेना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में आवश्यक कुल ऋण राशि, आपकी जो भी कुल आवश्यक राशि होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, विवरण सेव करें। जैसे आप विवरण सेव करें पर आप क्लिक कर लेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस
परियोजना लागत से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं उसका जो सॉल्यूशन होगा वो 100% देने की कोशिश करूंगा। अब आपको क्या करना है, विवरण सेव करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप विवरण सेव करके आप आगे जाए, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो 6ठा स्टेप है, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, जिसमें आपको अपना वित्तीय संस्था किस संस्था से आपको लोन लेना है उसे सेलेक्ट करना होगा। तो बेस्ट आइडिया है बैंक से, तो बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में वित्तीय संस्था का जिला, आपकी जो भी बैंक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जिला है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वित्तीय संस्था की शाखा, यानी कि आप किस बैंक से और किस शाखा से लोन लेना चाहते हैं, जो भी बैंक है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। SBI से लेना चाहते हैं, ग्रामीण बैंक से लेना चाहते हैं, जो भी बैंक है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप अपनी शाखा जो भी शाखा और बैंक है उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वित्तीय संस्था का जो नाम है, बैंक का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, और उसका पता आ जाएगा। जैसे ही आप 6ठा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद विवरण सेव करे पर आप क्लिक कर लीजिए, और विवरण सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, आगे जाए इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो 7वां स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और घोषणा से संबंधित है वो ओपन हो जाता है, जो लास्ट स्टेप है। ठीक है, इसको आपको कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फाइल का प्रकार है वो इमेज में या PDF फाइल के रूप में अधिकतम 1 MB की भर्ती आपको अपलोड करना है, यानी कि आप अधिकतम 1 MB तक आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले ब्यौरा, आवेदक का फोटो, यहाँ पर सबसे पहले टिप्पणी में क्या लिखना है, यहाँ पर टिप्पणी में आपको लिखना है, ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, आवेदक का फोटो। ठीक है, उसके बाद में ये जो फोटो है इसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी फोटो है वो यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चूज कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर चूज करके आप अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में आधार की प्रति ये कॉपी कर लीजिए और आधार की प्रति यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र, यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र ये कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है संलग्न प्रमाण पत्र के रूप में संबंधित अपलोड करें। ठीक है, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट केवल ओरिजिनल ही अपलोड करने। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, यानी कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। जैसे कि 12वीं पास है तो 12वीं फिलअप कर लीजिए, 10वीं तो 10वीं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, BA BCom BSc जो भी है उसे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपकी जो भी मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है क्वालिफिकेशन का वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ पर एक मेन जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है और कैसे अपलोड करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिलअप कर लीजिए, यहाँ पर ये कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। लेकिन आपको कैसे तैयार करनी है तो आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं और आप अदरवाइज जैसे कि CA के पास जा करके भी आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको स्वयं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको कैसे करनी है वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है, अन्य दस्तावेज जो भी आपके लागू होते हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र हो गया या विकलांग प्रमाण पत्र हो गया, जो भी है वो यहाँ पर जो भी आप दस्तावेज अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आप विकलांग प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप आवेदन जमा करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपका आवेदन जमा हो जाता है तो उसके बाद आपका जो भी स्टेटस है वो आपको 1 से 2 दिन के बाद में चेक करना है। जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में
जो अगला स्टेप होगा वो आपके बैंक से संबंधित होगा। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करना होगा। जो भी आपने बैंक सेलेक्ट की है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी बैंक शाखा है वहां पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी शाखा है उसमें आपको वहां पर जाना है डॉक्यूमेंट के साथ में। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में, वो उन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको नजदीकी आपकी जो भी बैंक है वहां पर संपर्क करना है। ठीक है, ये तो हो गया कि आवेदन कैसे फिलअप करना है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का जरिया दो है, या तो आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या आप नजदीकी अपना जो भी सीए है वहां पर संपर्क करके आप तैयार करवा सकते हैं। लेकिन आपको सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्वयं रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में चैट जीपीटी को ओपन कर लीजिए। जैसे आप चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर आपका जो भी व्यवसाय ओपन करना है, जैसा कि मैं एक बार आपको टाइप करके बता रहा हूँ, मुझे ई मित्र का न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे लोन लेनी है और बैंक लोन लेनी है, उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत है। मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजो। ठीक है, ये आप टाइप कर लीजिए। जो भी आपका बिजनेस है उसके संबंध में आप बता दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए, यानी कि आप सबमिट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित जो भी आपका आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में जो भी आपके पॉइंट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम, बिजनेस नेम, जो भी आपका बिजनेस नाम, जो एक बार मैं आपको बता दूं कि आप अपना बिजनेस नेम भी यहाँ पर फिलअप कर, जो भी आप लिखते हैं वहाँ आप अपना बिजनेस नेम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जैसे भी आप अपना बता देंगे तो आप उसके लिए देख सकते हैं जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपकी जरूरत होती है वो सब बता दिया जाएगा, जिससे आप इसे यहाँ पर इसे पीडीएफ फाइल में तैयार कर दूं। यहाँ पर आप बता देंगे कि ये रिपोर्ट मुझे पीडीएफ फाइल में भी भेजो, तो वो ऑटोमेटिकली भेज देगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना है कि मुझे 1.5 लाख की जरूरत है, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर देगा। तो दोस्तों इस तरह आप चैट जीपीटी के जरिए भी आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करके पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड कर सकते हैं, या आप अपने नजदीकी सीए के पास जाकर के अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करवा सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।